किसी भी काम को करने का एक तरीका होता है. देयर इज ऑलवेज अ वे, अ रिक्वायर्ड वे. इफ यू आर फॉलोइंग दैट वे, इफ यू आर फॉलोइंग दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस, देन सर्टेनली यू कैन अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स. तो अगर यूपीएससी की भी तैयारी करनी है, इन दैट केस ऑल्सो न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है. वी थिंक दैट न्यूज़पेपर का क्या करेंगे, वी विल इधर उधर से कहीं से करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे. न्यूज़पेपर इज नॉट ओनली अबाउट करंट अफेयर्स, इट इज मच मोर देन दैट. इट इज लाइक being aware of whatever is happening around you. It is about building the language skills, it is about the like building your comprehension skills. So but newspaper पढ़ने का भी तरीका है. There is a way how to read the newspapers from UPSC perspective. So to empower you all with this strategy, that how to read newspapers, I have started this session, and today we have the newspaper The Hindu of 9th November. बहुत अच्छा संडे का न्यूज़पेपर है, बट स्टिल इट इज लोडेड विद न्यूज आर्टिकल्स, वेरी रेलिवेंट, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव. सो लेट्स स्टार्ट. फ्रंट पेज पे ही आर्टिकल आया रिगार्डिंग सीओपी कि इंडिया इज गोइंग टू ज्वाइन फॉरेस्ट प्रोटेक्शन इनिशिएटिव. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से. अभी इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया है, बट इंडिया हैज शोड इट्स इंटेंशंस दैट इट विल बी ज्वाइनिंग सून. अब न्यूज क्या है? एट द लीडर्स समिट हुआ in Belém, Brazil, where heads of state have converged ahead of climate conference. कौन से क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है? तो ये बात हो रही है UNFCCC की. अब ये बेसिक है, आपने जरूर पढ़ा होगा एनवायरमेंट रिलेटेड चीजों में. इंडिया सेड इट वुड ज्वाइन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी, TFF. अब ये जो है एक नई चीज आई है अभी. एज एन ऑब्जर्वर इंडिया ज्वाइन करने वाला है, तो ये जो आई ना TFF, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, बी इट फॉर प्रीलिम्स और फॉर मेंस. तो इसको इग्नोर नहीं करना है. TFF इज द लेटेस्ट मेजर ड्रम्ड अप टू इंसेंटिवाइज ग्लोबल फाइनेंस टू इन्वेस्ट इन लिमिटिंग नेट ग्लोबल कार्बन एमिशंस. अब यहाँ पे क्या दिया जा रहा है? ये दिया जा रहा है कि ये जो TFF है, इसका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है. तो छोटी सी बात है, समझना चाहिए हमें कि ग्लोबल कार्बन एमिशंस को कम करने के लिए, लिमिट का मतलब कम करने के लिए ग्लोबल फाइनेंस है, उसको इन्वेस्ट करने को इंसेंटिवाइज करने की बात कही जा रही है. तो TFF इज रिलेटेड टू फॉरेस्टेशन एंड रिड्यूसिंग ग्लोबल कार्बन एमिशंस. तो ये दो चीजें आपको यहां से समझनी है. दिस इज द एंड वन मोर थिंग, दिस इज लाइक अभी ये चीज़ इवॉल्व होगी यहाँ से बहुत ज़्यादा, बट आपको एक रफ आइडिया हो गया कि ये जो UNFCCC का कॉन्फ्रेंस है, ये ब्राज़ील में होने वाला है, या जो लीडर समिट हुआ जो ब्राज़ील में हुआ, बेलेम नाम की इस जगह पे. तो ये चीज़ें, कुछ फैक्ट्स, लोकेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, नो डाउट. बट ये TFF रिलेटेड चीज़ें, अभी और भी आर्टिकल्स आएंगे नियर फ्यूचर, तो उससे आपकी ये न्यूज़ और भी ज़्यादा इवॉल्व होगी. द प्लान इज दैट कंट्रीज विद ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का मतलब पता होना चाहिए, ट्रॉपिकल एरियाज में जो ही फॉरेस्ट है, आर पेड एनुअली फॉर कीपिंग देयर फॉरेस्ट स्टैंडिंग. तो सपोज कीजिए कि ट्रॉपिकल रीजन्स में देयर इज अ कंट्री कॉल्ड ब्राज़ील. अब वो उसने वहाँ पे अमेजन फॉरेस्ट है, तो उसने उस फॉरेस्ट को अगर बचा के रखा है, नॉट देयर इज नो डिफॉरेस्टेशन इज नॉट हैपनिंग, तो लिमिटेड लैंड है, उस लिमिटेड लैंड के ऊपर भी फॉरेस्ट को प्रिजर्व करके रखा हुआ है. बट अदर कंट्रीज विच आर बियॉन्ड द ट्रॉपिकल रेंज, सो वो क्या कर रहे हैं, दे हैव सरप्लस लैंड टू गो फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, टू गो फॉर प्रोडक्शन और इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो देख रहे हैं. बट ट्रॉपिकल रीजन के फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करने में दे हैव ए स्कार्सिटी ऑफ लैंड, आप ऐसे कह सकते हैं. इस केस में इन कंट्रीज को इंसेंटिवाइज करने के लिए TFF आया है. इंसेंटिवाइज करना है कि भाई साहब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपने अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करा हुआ है, और ये जो फॉरेस्ट हैं आपके कंट्रीज, आपके रीजन्स में, दीज आर एक्चुअली वेरी हेल्पफुल फॉर द एंटायर ग्लोब. तो उस केस में इंसेंटिवाइज करने की बात है. तो दिस इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ TFF. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो सकता है आपके लिए. एक सेक्रेटेरिएट की बात की जा रही है, इन्वेस्टमेंट की बात कर रही है, एक फंड की बात की जा रही है, दैट इज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट फंड. दिस टर्म अगेन कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. तो ये चीजें आपको न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम एक्सट्रैक्ट करनी है कि ओके, दिस इज अ टर्म फॉर रिलेटेड फॉर प्रीलिम्स, दिस विल स्पॉन्सर मनी, दिस में मनी स्पॉन्सर करेगा. ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बेसिक आइडिया आप रख सकते हैं. तो ब्राजील के प्रेसिडेंट ने
ये सब रोड मैप एस्टेब्लिश करने के लिए कहा, कमिटमेंट ऑफ 2030, और कौन कौन से लीडर जो है पार्टिसिपेट करा, कौन कौन से लीडर्स ने। तो ये चीजें आप इग्नोर कर सकते हैं। दिस इज सर्टेनली नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। अब इनको लाइन बाय लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अमंग द लीडर्स इन अटेंडेंस, कौन कौन से लीडर्स अटेंडेंस में थे, आपको इतना पढ़ने के बाद ही आइडिया लग जाना चाहिए कि इस पैराग्राफ में नेम दिए हुए हैं। उसके बाद आप ऐसे करके चलेंगे ना, ऐसे करके देखते चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि सारे नाम लिखे हुए हैं। तो जिस तरीके से अगर आप इस तरीके से अगर आप वर्टिकली पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इस सारे नाम से नेम दिए हुए हैं यहाँ पे, उनको आप इग्नोर कर सकते हैं कि भाई साहब ये मेरे काम की चीज अभी नहीं है। काम की चीज सिर्फ यहाँ पे थी, TFF। दिनेश भाटिया जो है इंडिया के एम्बेसडर हैं टू ब्राजील, उन्होंने क्या बोला TFF के बारे में, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा हो सकता है तो आप इसको ना अपने लैंग्वेज इंप्रूविंग स्किल्स के रूप में ले सकते हैं, दैट TFF इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड कलेक्टिव and sustain global action for the preservation of tropical forest. For example, suppose कीजिए कि there is a question in environment or ecology in main examination, तो उस केस में अगर आप आंसर में इस तरीके का कोई अगर स्टेटमेंट देते हैं तो दैट इज गोइंग टू ब्यूटिफाई योर आंसर। तो इस तरीके की लैंग्वेज स्किल्स हमें डेवलप करनी है न्यूज़पेपर पढ़ने से, दैट ओके this type of scheme, this type of initiative is a collective and sustained global action for the preservation of tropical forest. तो ये आपसे यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट इफ यू आर लर्निंग these statements, these language skills, then you will certainly be having very decent writing skills. इंडिया लाइक अदर कंट्रीज, इंडिया सपोज्ड है कि ऐसे ऐसे अपडेटेड एनडीसी। अब नेशनली डिटरमाइंड जो कॉन्ट्रीब्यूशन है एनडीसीज हैं पेरिस एग्रीमेंट के अंदर। अब यहाँ पे एक टर्म आया है, इसको एक्सप्लेन नहीं कराया है न्यूज़पेपर में, बट ये चीज़ें बेसिक हैं, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है देन यू शुड बी रिवाइजिंग कि एनडीसी क्या है, इंडिया के एनडीसी गोल्स क्या है, इंडिया के क्या गोल्स हैं, इंडियाज एनडीसीज। अब ये चीज़ें आपको एक्सप्लोर करनी है। आपने जरूर कहीं पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो इंडियाज एनडीसीज जो भी 4-5 एनडीसीज हैं, क्या टारगेट है इंडिया के फॉसिल फ्यूल एमिशन रिडक्शन के मामले में, ये आपको याद होनी चाहिए। एंड इट इज बीइंग सेड दैट दीज विल बी अपडेटेड वेरी सून। देन इसी आर्टिकल का अगला पार्ट ये भी है दैट TFF ऑफर्स। अब TFF के बारे में बताया जा रहा है, न्यू बजट न्यूट्रल मॉडल फॉर नेचर फाइनेंसिंग दैट रिवार्ड्स कंट्रीज प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट ईयरली। ये अगेन दिस इज अगेन TFF के बारे में इलेबोरेशन है। तो अबाउट TFF जो है यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि भाई TFF के बारे में इलेबोरेशन यहाँ पे दिया हुआ है। बहुत अच्छे अच्छे टर्म्स हैं, नेचर फाइनेंसिंग। अब इन टर्म्स को आपको समझना है, व्हाट इज नेचर फाइनेंसिंग। नेचर फाइनेंसिंग इन टर्म्स को अगर आप अपने आंसर्स में यूज करते हैं, अगर आप एक्सप्रेशंस में यूज करते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। इट विल बी वेरी वैल्यू लोडेड आंसर यू विल बी राइटिंग। इन्वेस्टर्स इनिशियल कंट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट कितना कितना इन्वेस्टमेंट है इसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। ब्राजील जो है दैट इज द COP30 का होस्ट है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ अंडर UNFCCC। अब ये अगेन दिस इज अ बेसिक, एनवायरमेंट के बेसिक हैं। अगर ये आपको पता नहीं है, अगर आपको पता है और आई न्यूज में आ गया, मीन्स यू शुड इंस्टेंटली बी रिवाइजिंग कि ओके मैंने न्यूज में पढ़ा, करंट अफेयर्स में COP फिर से आया है, UNFCCC फिर से आया है। तो ये हर साल आता रहता है, हमेशा न्यूज में रहता है। दैट मीन्स यू शुड बी रिवाइजिंग इट वेरी एम्फेटिकली। अब इसने क्या अनाउंस करा, अब किस कंट्रीज ने कितना फंड अनाउंस करा है TFF के लिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, दे विल मेक अ PPT और सारी कंट्रीज के नाम बताएंगे कि फ्रांस, चाइना, UAE ने अभी तक अनाउंस नहीं करा, कोलंबिया, ब्राजील ने इतना अनाउंस करा। वो PPT बना के आपको बताएंगे और आपको लगेगा कि भाई साहब ये सारी कंट्रीज के नाम पता होने चाहिए। दिस इज सर्टेनली नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज ये न्यूज अभी बहुत इवॉल्व होगी। आपको ये पता होना चाहिए दैट ब्राजील जो है वो होस्ट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो TFF है वो डेवलपिंग कंट्रीज का इनिशिएटिव है, बिकॉज आप जितनी कंट्रीज को देखेंगे यहाँ पे, ब्राजील, कोलंबिया, ये सारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं। और अगर यहाँ से हमें इन्फर करना है, दिस इज ऑल अबाउट इन्फरिंग दैट ये जो है TFF है ये डेवलपिंग कंट्रीज का इनिशिएटिव है, बिकॉज जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं दे आर पिचिंग विद द फंड्स। तो इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग दीज डाटा
कितना फंड हुआ, कौन कौन सी कंट्रीज हैं, आपको एक इन्फर करना है यहाँ से दैट दिस TFFF इज ऑल अबाउट एन इनिशिएटिव ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। और किस चीज से रिलेटेड है? नेचर फाइनेंसिंग से, इंसेंटिवाइजिंग फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, इन चीजों से रिलेटेड है। तो हमने क्या देखा? फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, इंसेंटिवाइजेशन। अब ये चीजें आपको, एंड हमने देखा एक डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्रीज। अब जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं ना, तो ये चीजें आपको एक्सट्रैक्ट करनी होंगी वहां से कि ओके दीज आर द एक्चुअल मीनिंग एंड दीज आई शुड अंडरस्टैंड। और ये चीजें आपको PPT बनाने से और नोट्स वोट्स पढ़ने से नहीं होगा जब तक आप न्यूज़पेपर से चीजों को एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे। और जब द मोमेंट यू आर एबल टू एक्सट्रैक्ट कि व्हाट इज बीइंग इन्फर्ड, तब आपको पता चला है कि ओके माय कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स आर एक्चुअली इंप्रूविंग। It is essential for countries to leave BELM with NDCs, nationally determined contributions। आ गया फुल फॉर्म यहाँ पे, बेलम जगह का नाम ब्राजील में, aligned with the, this is the mission committed in Dubai। 1.5 डिग्री। अब 1.5 डिग्री का क्या मतलब है? तो इट इज लाइक कि अर्थ का जो टेम्परेचर है जो इंक्रीज हो रहा है, तो ये 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट है। इसको अगर ब्रीच कर जाते हैं तो इट विल बी हैविंग डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट। अब ये अगेन, दिस इज अगेन बेसिक। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा हुआ है एंड यू फाउंड इट इन द न्यूज़पेपर, देन ऑब्वियसली यू शुड बी एक्सप्लोरिंग इट कि भाई इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बनना चाहिए। सो प्रेसिडेंट, ब्राजील के प्रेसिडेंट ने बेलम कमिटमेंट को लॉन्च करा टू यूज सस्टेनेबल फ्यूल्स, दिस सर्टेनली नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। From 2005 to 2020, India reduced the emission intensity of GDP by 36%। तो जो हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी ना NDC ऑफ इंडिया, उसमें से एक NDC ये भी था, रिड्यूसिंग द एमिशन इंटेंसिटी। अब एमिशन इंटेंसिटी अपने आप में एक टर्म है। नाउ यू शुड बी अवेयर ऑफ, आपको पता होना चाहिए कि एमिशन इंटेंसिटी क्या है। भाई साहब, एमिशन इंटेंसिटी का मतलब पता होना चाहिए, तभी तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे। एंड दिस इज वन ऑफ द NDCs। इंडियन एम्बेसडर ने क्या कहा? इंडिया हैज एक्सपेंडेड, इंडिया ने अपना फॉरेस्ट एंड ट्री कवर भी एक्सपेंड करा है। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ NDC। एंड एडिशनल कार्बन सिंक भी करा है। कार्बन सिंक का क्या मतलब है? अब ये चीज़ें आपको एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड। और ये चीज़ें अगर आप सोचो कोई आपको लिख के पढ़ के बता दे एंड आप पढ़ लेंगे, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में नहीं रहेंगी ज़्यादा दिन तक, अनलेस एंड अनटिल यू आर पुटिंग योर ओन एफर्ट टू एक्सप्लोर ऑल दीज। He reiterated India's position that affordable finance, अब ये इश्यूज हैं कुछ, टेक्नोलॉजी एक्सेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। इन्वायरमेंटल जो इश्यूज चल रहे हैं ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज दिए हुए हैं यहाँ पे। अफोर्डेबल फाइनेंस, आप क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करना है, एडेप्टेशन के लिए अफोर्डेबल फाइनेंस की ज़रूरत है, आपने पढ़ा होगा। टेक्नोलॉजी का एक्सेस होना चाहिए, अच्छी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए ताकि पुअर कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज उन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकें। फॉर एग्जांपल सोलर सिस्टम या हाइड्रो पावर या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या कुछ भी ऐसा टेक्नोलॉजी हो जिससे कि फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी कम हो सके। अब डेवलपिंग कंट्रीज, पुअर कंट्रीज के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, दैट मीन्स द कंट्रीज, द पुअर पीपल शुड बी स्किल्ड, शुड बी ट्रेन्ड हाउ टू यूज द न्यू टेक्नोलॉजी एंड हाउ टू अडेप्ट टू द चेंजिंग क्लाइमेट। अब ये कुछ अच्छे अच्छे 2-3 टर्म्स थे। What I am doing actually is I am letting you know how to extract the gems from a newspaper article। और ये चीजें अगर आपको किसी PPT में मिल जाएगी तो आप PPT में कॉमन तरीके से आप इग्नोर करके चले जाओगे, बट जब आप खुद से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ओके दीज आर द जेम्स एंड दीज आई शुड फोकस ऑन। अब कोई भी आंसर आपको मिला, कोई भी क्वेश्चन आपको मिला, एंड इफ यू आर इंसर्टिंग दीज टर्म्स, अफोर्डेबल फाइनेंस, टेक्नोलॉजी एक्सेस, कैपेसिटी बिल्डिंग इन योर आंसर्स, दैट विल सर्टेनली ब्यूटिफाई योर आंसर। द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर स्ट्रे डॉग्स, ये न्यूज में था अभी। अब उसके ऊपर दिस इज एन एनालिटिकल आर्टिकल, एनालाइज करा हुआ है इस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, उसके रिपरकशंस को, और उसके क्या उसके लैकुनेस थे, क्या उसके चैलेंजेस थे, क्या उसके निगेटिव पॉइंट्स रहे उस जजमेंट के, उसको इस आर्टिकल में एनालाइज किया हुआ है। तो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल इट इज। पहला पैराग्राफ अगर आप देखें, द फर्स्ट पैराग्राफ, इट इज अ वेरी लॉन्ग पैराग्राफ। द सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्शन,
सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन क्या है? टू म्युनिसिपल अथॉरिटीज टू रिमूव स्ट्रे डॉग्स फ्रॉम पब्लिक प्लेसेस एंड इंस्टीट्यूशंस एंड शिफ्ट देम टू शेल्टर्स फॉर स्टेरिलाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। तो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है टू म्युनिसिपल अथॉरिटीज, यहां पे तोड़ दिया आपने इसको, सेंटेंस को। डायरेक्शन क्या दिया? टू रिमूव स्ट्रे डॉग्स, रिमूव करके शेल्टर्स में, और फॉर स्टेरिलाइजेशन एंड वैक्सीनेशन के लिए करने का। And again after that this statement says that this order does not examine whether these agencies have the infrastructure or space to implement the order with compassion and without inflicting unnecessary pain and suffering on the animals। पूरा एक पैराग्राफ का सेंटेंस। तो एक दो दिन पहले मैंने आपको बताया था दैट इफ यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर सच लॉन्ग सेंटेंसेस देन ऑब्वियसली यू विल बी building your comprehension skills and that will help you in your CSAT paper। CSAT पेपर में स्कोर करने के लिए कॉम्प्रीहेंशन पेपर को क्वेश्चंस को स्कोर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी रीडिंग स्किल स्ट्रांग हो, और वो रीडिंग स्किल ऐसे लंबे लंबे आर्टिकल्स पढ़ने से, ऐसे लंबे लंबे पैराग्राफ सेंटेंसेस पढ़ने से आएगी। एक पैराग्राफ है उसको हमने एक पैराग्राफ का सेंटेंस है जिसको हमने 2-3 पार्ट्स में तोड़ दिया। फर्स्ट पार्ट तोड़ा कि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव है म्युनिसिपल अथॉरिटीज को, यहां पे है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दिस इज द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एंड यहां पे उस ऑर्डर के नेगेटिव्स हैं। सब कुछ एक ही सेंटेंस में करके दिया गया। व्हाट इज द नेगेटिव? दैट सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है उस एग्जामिन नहीं करा कि जो एजेंसीज को ऑर्डर दे रहा है कि भाई सब डॉग्स को रिमूव कर दो, शेल्टर में डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन नहीं करा कि वेदर दोज अथॉरिटीज हैव सच इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेस और नॉट, उसको एग्जामिन नहीं करा। एंड क्या उनके पास ऐसी स्किल्स है दैट विदाउट इन्फ्लिक्टिंग अननेसेसरी पेन एंड सफरिंग ऑन एनिमल्स दे कैन कैरी आउट द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर, दे कैन इंप्लीमेंट द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर। तो यहाँ पे आपको अगर एनालाइज करने की बात कहें तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के दो निगेटिव पॉइंट्स यहां पे दिए गए हैं। फर्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेकेंड इज लाइक देयर कैपेसिटी टू वेदर दे कैन कैरी आउट द ऑर्डर्स, इंप्लीमेंट द ऑर्डर विदाउट इन्फ्लिक्टिंग अननेसेसरी पेन। द कोर्ट ऑर्डर वॉज पास्ड विदाउट इम्प्लीडिंग, अगेन जो कोर्ट ने ऑर्डर पास किया विदाउट इम्प्लीडिंग और हियरिंग एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट, ऑर्गेनाइजेशंस और एक्सपर्ट्स, ये अगेन एक निगेटिव पॉइंट है। तो यहाँ पे निगेटिव पॉइंट नंबर 2 मिल गया आपको, यहाँ पे -1 मिला, यहाँ पे 2 मिला कि भाई साहब आपने एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट को सुना ही नहीं। लिमिटेड 2-4 लोगों को आपने, कुछ जो स्ट्रे डॉग्स को बैन करने के पक्ष में थे, उनके फेवर में थे, उनका आर्गुमेंट सुना और आपने एक ऑर्डर पास कर दिया। हियर कम्स द स्टैटिक पॉलिटी, हाउ इट इज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। तो स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स। तो आर्टिकल 51 AG ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स, एक फंडामेंटल ड्यूटी है ऑफ एवरी इंडियन सिटीजन टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। अब एक अच्छा फैक्ट है आपके प्रीलिम्स के लिए, अब स्ट्रे डॉग पे अगर न्यूज आई है तो ऑब्वियसली यूपीएससी स्ट्रे डॉग्स पे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, बट इस आर्टिकल को कैसे आप स्टैटिक प्रीलिम से कनेक्ट कर सकते हैं तो एक अच्छा सा फैक्ट है, आपका बेसिक फैक्ट है फ्रॉम योर कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल ड्यूटी का कनेक्शन स्ट्रे डॉग वाले इस ऑर्डर से बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश किया हुआ है। Next is like section 3 of prevention of cruelty to animals act. This requires persons having charge of animals to ensure their well-being and prevent causing them unnecessary pain and suffering। तो एक तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो गई, दूसरा हो गया लेजिस्लेशन की बात, है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में बात हो गई 51 AG की, लेजिस्लेशन में बात हो गई प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, PCA की बात हो गई। तो ये दो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई यहां पे। ऑल लिविंग क्रिएचर्स हैविंग इनहेरेंट डिग्निटी एंड अ राइट टू लिव पीसफुली, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनकी भी डिग्निटी है, दे हैव राइट लिव पीसफुली, राइट टू प्रोटेक्ट देयर वेल बीइंग व्हिच एनकम्पासेस प्रोटेक्शन फ्रॉम बीटिंग, किकिंग, ओवर ड्राइविंग। तो ये सारी चीजें बताई गई है, बहुत बेसिक सी बात है। द टॉप को, और ये सारा कुछ जो है द टॉप कोर्ट ने ऑब्जर्व करा था इन इट्स 2025 जजमेंट इन एनिमल वेलफेयर बोर्ड वर्सेस ए नागराजा केस। अब ये केस भी आपके पास आ गया, इंपॉर्टेंट हो गया। तो जब भी आपके पास इफ यू आर एनकाउंटरिंग एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस इंसिडेंट, स्ट्रे डॉग इंसिडेंट को लेकर के जज के सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को से रिलेटेड इफ यू आर एनकाउंटरिंग अ क्वेश्चन,
तो उस क्वेश्चन में वैल्यू एडिशन के लिए आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स आ रहे हैं, आपके पास लेजिस्लेटिव टर्म्स आ रहे हैं, एंड यू आर ऑल्सो गेटिंग जजमेंट कि भाई साहब सुप्रीम कोर्ट ने ही एक 2014 के केस में ऐसी बातें कही गई है अबाउट रिलेटेड टू डिग्निटी ऑफ एनिमल्स। तो आप कैसे स्ट्रे डॉग्स को सिंपली आप ऑस्ट्रासाइज कर सकते हैं और कह सकते हैं कि सबको बंद कर दो, शेल्टर में स्टेरलाइज कर दो। तो ये एक अच्छा सा यहाँ पे फैक्ट है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। इन फ्राइडेज जो ऑर्डर दिया, तो ये जजेस के नाम, दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट, जजेस के नाम नहीं चलने हैं, आपको याद रखने हैं। हाउ एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिफरेंस over the past years had led to preventable instances of stray dog attacks on innocent persons, undermining the constitutional guarantee of right to life and safety under Article 21. जजेस ने जो ऑर्डर दिया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, उन्होंने ग्राउंड दिया कि भाई साहब देयर हैज बीन नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट किस तरीके का कि जो भी इंस्टेंसेस हुए स्ट्रे डॉग अटैक्स के, दोज कुड हैव बीन प्रिवेंटेड, प्रिवेंटेबल थे, बट फिर भी वो अटैक्स हुए बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस ऑफ द अथॉरिटीज। और जो अल्टीमेटली है आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ एंड सेफ्टी, इसको किसी न किसी तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट करा। तो जजेस का भी जो आर्गुमेंट था, जो साउंड, जो जिस बेसिस पे उन्होंने अपने जजमेंट को बेस करा, दैट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आर्टिकल 51A है और यहाँ पे आर्टिकल 21 है। तो अगर बैलेंस करके लिखने की जब बात कही जाए, तो पहले आपने बताया एनिमल्स का पर्सपेक्टिव, आपने यहाँ पे एनिमल्स का पर्सपेक्टिव बता दिया, और यहाँ पे आपने बताया ह्यूमन पर्सपेक्टिव से कि आर्टिकल 21 भी तो है, ह्यूमन लाइफ भी तो इंपॉर्टेंट है। इज इट राइट टू से दैट जस्ट बिकॉज एनिमल्स हैव देयर डिग्निटी तो उन्हें हम उनके ऊपर हम कोई एक्शन न लें? इफ यू आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन देन सर्टेनली द ह्यूमन लाइफ विल बी अंडर अटैक, दैट विल बी अंडर थ्रेट। तो आर्टिकल 21 भी इंपॉर्टेंट है। The court noted that implementation of animal birth control rules had been ineffective. तो कोर्ट ने भी कहा कि जो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन भी इफेक्टिव था। तो दीज टू आर आर्गुमेंट्स इन फेवर। यहां पे आपको समझने वाली बात है कि आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ जजमेंट, और यहां पे जो हमने देखा दीज वेयर आर्गुमेंट्स अगेंस्ट। तो ये चीजें ना जो आप न्यूज़पेपर पढ़े ना, तो आपको ये बाइफरकेट, सेग्रीगेट करने आना चाहिए कि ओके यहां पे जो बात कही जा रही है भाई साहब, दीज आर आर्गुमेंट्स अगेंस्ट द जजमेंट, और यहां पे जो बात कही गई है दीज आर आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ द जजमेंट। अब जजेस का नाम आपको याद नहीं करना है, जजेस ने जो बात कही उस बात का क्रक्स आप याद कर लेंगे तो आपका काम उसी में हो जाएगा। तो आपको देखना है कि ओके दीज आर आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ द जजमेंट। तो इन्हीं के आपको शॉर्ट क्रिस्प नोट्स बनाने हैं, इन चीजों को आपको समझना है कि ओके व्हाई इट इज अ गुड डिसीजन टू पुट द स्ट्रे डॉग्स अंडर चेक, व्हाई इट इज अ गुड डिसीजन टू शिफ्ट द स्ट्रे डॉग्स टू द शेल्टर, क्यों इंपॉर्टेंट है। अब वो चीज के लिए आर्गुमेंट्स फेवर में क्या है, आर्टिकल 21 से कनेक्ट किया हुआ प्रिवेंटेबल इंस्टेंसेस हैं, इनडिफरेंस ऑफ द अथॉरिटीज, बर्थ कंट्रोल रूल्स का इंप्लीमेंटेशन इनइफेक्टिव तरीके से हो रहा है, ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई। नवंबर 2015 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने हैड हेल्ड इट वाज द सैंक्रोसैंक्ट ड्यूटी ऑफ लोकल अथॉरिटीज टू इंश्योर दैट देयर वर एनफ फैसिलिटीज इंक्लूडिंग डॉग शेल्टर्स। तो 2015 का एक और बताया जा रहा है कि भाई जो अथॉरिटीज़ हैं, लोकल अथॉरिटीज़ हैं, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ हैं, उनको ऐसा चाहिए कि उनके पास एनफ फैसिलिटीज़ हों। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल म्यूनिसिपल corporations to provide infrastructure as mandated in the statute 1968 Act and the rules। तो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज के पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, दिस हैज ऑलरेडी बीन मैंडेटेड अंडर द एक्ट। वंस दैट इज डन वी आर डिस्पोज टू थिंक ऑफ द। तो ये अगेन यहाँ पे जजेस ने अपनी कुछ बातें कही है, बट इसमें से भी हमें अपने काम की चीज निकालनी है। A balance between compassion to dogs and the lives of human beings, which is appositely called a glorious gift to nature, may harmoniously coexist। तो जो बैलेंस की बात कही जा रही है, कंपैशन है ना, एंड ह्यूमन, तो कंपैशन टुवर्ड्स द डॉग्स एंड सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स, इन दोनों के बीच में बैलेंस की बात की जा रही है। तो अगेन आपके लिए दिस इज द इशू, ये इशू है, एंड इशू बेस्ड ही क्वेश्चन आपसे आएगा मेंस में।
आपसे यूपीएससी डॉग्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यूपीएससी अगर इसको हो सकता है ना, इसी को क्वेश्चन में फ्रेम कैसे कर सकते हैं आप, दैट देयर इज अ नीड टू हैव अ बैलेंस बिटवीन कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स, and the safety of human lives. Analyze this statement in light of the recent Supreme Court judgments. एक में इसका क्वेश्चन फ्रेम हो गया कि क्योंकि बिकॉज दिस इज द इशू यही है, हम किसको प्रायोरिटी दें, शुड वी प्रायोरिटाइज दिस स्ट्रे डॉग्स, वी शुड वी प्रायोरिटाइज दिस ह्यूमन, हम किसे प्रायोरिटी दें, इसकी सेफ्टी को प्रायोरिटी दें या इसकी डिग्निटी को प्रायोरिटी दें, इसकी फ्रीडम को प्रायोरिटी दें। अब इन दोनों की प्रायोरिटी का जो टसल है, इसको बैलेंस करने की बात कही जा रही है, और यही बैलेंस करना, दिस इज द एक्चुअल इशू जिसके ऊपर आपके क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। Then the court had ordered municipal authorities to ensure the availability of dog vans for capture transportation। ठीक है, ये पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा हुआ है कि म्यूनिसिपल अथॉरिटीज को इसके ऊपर काम करना चाहिए, डॉग्स को कंट्रोल करने के लिए वैन्स, एम्बुलेंस, इन सब चीज की बंदोबस्त करके आप भाई साहब रखिए अपने पास। However, the order appears to have been followed in breach as is suggested by the alarming increase in stray dog attacks। तो भाई साहब 2015 में ही जब आपको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि स्ट्रे डॉग्स को कंट्रोल करने के लिए आपके पास प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन, प्रॉपर डॉग कैचर्स, एम्बुलेंस, वैन्स, क्लिनिकल वैन्स, स्टेरिलाइजेशन एंड इम्यूनाइजेशन सेंटर्स अगर आपको होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 2015 का, स्टिल इफ देयर आर इंस्टेंसेस ऑफ अटैक्स बाय स्ट्रे डॉग अटैक्स, तो उस केस में आपको नहीं लगता दैट इट इज अ ब्रीच ऑफ द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का ब्रीच है, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब ऑर्डर दे दिया नए केस में कि भाई साहब सबको आप अंदर ही कर लो, बैन कर दो, हटा दो। तो एक अच्छा यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है दैट द अथॉरिटीज आर नॉट एबल टू स्टैंड अप टू और नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट द जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दे आर टेकिंग इट वेरी लाइटली। तो यहाँ पे क्या कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का। So this stray dog incident is not just about Supreme Court giving a judgment on stray dogs. This issue, this news is also related to governance and administration. कि आपका कैसा गवर्नेंस सिस्टम है। आप सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटी की बात नहीं कर सकते कि उनके पास एनिमल्स के पास भी एनिमल डिग्निटी है, ये बात नहीं कर सकते। आपको तो बैलेंस रखना पड़ेगा, कंपैशन का और ह्यूमन लाइफ्स की सेफ्टी का, दोनों का बैलेंस रखना पड़ेगा। और उस बैलेंस रखने के लिए आपके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट होना चाहिए। वी आर ऑफन वेरी नेग्लिजेंट ऑफ दिस साइड में जो भी न्यूज आते हैं उनको लेकर के वी आर वेरी नेग्लिजेंट। दैट्स व्हाई आई एम हाईलाइटिंग, आई एम ब्रिंगिंग दिस आर्टिकल। अब इस आर्टिकल में दो काम की चीजें हैं। फर्स्ट इज फार्माकोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा विच इज लोकेटेड इन दिल्ली। अभी आपका एक प्रीलिम्स फैक्ट हो सकता है, ठीक है, फार्माकोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, AIIA, इसकी लेबोरेटरी है विच इज लोकेटेड इन दिल्ली, एंड दिस लेबोरेटरी इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो इट इज नॉट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो ये दो चीजें आपके लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। इस लेबोरेटरी हैज बीन एक्रीडेटेड विद ISO दिस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ऑक्यूपेशनल दिस सिस्टम सर्टिफिकेशंस बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। अब काम की चीज यहां पे क्या निकल रही है, एक तो काम की चीज निकली दैट दिस इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। This is another point is this ISO certification। ISO certification देता कौन है, तो BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। अब यहाँ पे सर्टिफिकेट कौन दिया, कह दिया, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। कहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ, ऑर्गेनाइज्ड बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स फॉर द ऑफिशियल्स ऑफ दिस सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, दैट दिस इज ऑल्सो लोकेटेड इन दिल्ली। This can also be an important point for you for prelims perspective, but this is not related to news। News में तो आयुर्वेद वाला and this Ministry of Ayush, this is in news। But आपको bottom में एक अच्छा सा fact मिल गया कि Central Council for Research in Homeopathy, this is also located in Delhi। अब इस पूरे छोटे से आर्टिकल में काम की चीज बहुत है। अभी जो ISO है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, किस मिनिस्ट्री के अंडर है, ये चीजें आपको एक्सप्लोर करनी पड़ेगी कि अंडर विच मिनिस्ट्री दिस BIS वर्क्स एंड व्हाट इज दिस ISO सर्टिफिकेशन।
सर्टिफिकेशन बेसिस पे यूपीएससी ने पहले पीवाई क्यूज में क्वेश्चन पूछा हुआ है. दैट्स व्हाई दिस आर्टिकल बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू.